हीरा अपनी बीवी उर्मिला के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हीरा का एक बेटा था जिसका नाम रवि था। हीरा खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजारता था। हीरा एक बहुत मेहनती किसान था। रोज की ही तरह हीरा आज अपने खेतों में जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है जिसका नाम सुरेश था। हीरा भाई, इतनी तेज रफ्तार में किधर जा रहे हो? कहीं नहीं सुरेश भाई, बस खेतों में जा रहा हूँ। इस बार हीरा भाई आपकी फसल बहुत बढ़िया हुई है। हाँ, फसल तो बहुत बढ़िया आई है, लेकिन जो चीज अपनी नहीं उस चीज को क्या चाह रखना। जो चीज अपनी नहीं, ये क्या कह रहे हो भाई? कल तक तो वह आपका ही था, तो आज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सुरेश भाई, मैंने वह जमीन सेठ धनीराम के यहाँ गिरवी रख दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने वह खेत उस बेईमान सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया है? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वह सेठ कितना बेईमान है? क्या करूं भाई, बेटे के ही खुशी में हम सबकी खुशी है। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए मैं उसके पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें खेती के अलावा कुछ आता तो भी नहीं। अब तुम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे? बात तो तुम सही कह रहे हो सुरेश भाई। इसलिए मैंने जब धनीराम सेठ के यहाँ खेत गिरवी रखा था तो मैंने उनसे एक वादा लिया था कि जब तक मैं अपना खेत छुड़वा नहीं लेता, मैं अपने ही खेत में मजदूरी करूंगा, जिससे मेरे घर का गुजारा भी हो सकेगा और बेटे का पढ़ाई भी नहीं रुकेगा। हाँ तो हीरा भाई, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। ठीक है भाई, अब मैं भी चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा होगा। हीरा सेठ के खेत में मजदूरी करने के लिए चल देता है। फसल तो पक गई है, अब इसे काटने की बारी है। इससे पहले मैं सेठ जी को बता देता हूँ। सेठ जी प्रणाम। प्रणाम हीरा, बोलो क्या काम है? सेठ जी, वो फसल पक गई है, तो आपकी इजाजत होती तो मैं उसे कल से ही फसल काटने की प्रक्रिया शुरू करता। हाँ क्यों नहीं हीरा, तुम कल से ही फसल काटना शुरू करो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, प्रणाम सेठ जी। हीरा वहां से चला आता है। तभी सेठ का एक नौकर कहता है, कितना बेवकूफ है सेठ जी, ये हीरा आपके यहाँ इसने अपना खेत कम दामों पर गिर भी रख दिया है। अब इसको पता ही नहीं कि सेठ जी की नजर तो पूरे खेत पर है। तुम बस देखते जाओ कालिया में कैसी इसकी पूरी जमीन अपने कब्जे में ले लेता हूँ। मान गए आपको सरदार कि आपके जैसा चतुर दिमाग वाला आदमी इस पूरे गांव में नहीं है। अगली सुबह होती है तो हीरा का बेटा रवि हीरा से कहता है, पिताजी, मुझे पेपर देने के लिए शहर जाना है। क्या आप कुछ पैसों का इंतजाम करा सकते हैं? अगर आप कुछ पैसों का इंतजाम कर देते तो हो सकता है इस बार मेरी नौकरी लग जाए। जब ऐसी बात है तो बेटा, क्यों नहीं, मैं आज ही जाकर सेठ धनीराम के यहाँ कुछ पैसे उधार ले आऊंगा और तुम अपना पेपर शहर जाकर आराम से दे आना। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उस बेईमान सेठ के पैसे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं भी उसका आधा पाप भाग्यधारी बनूं। नहीं बेटा, मैं उससे पैसे उधार नहीं लूंगा। जो मैंने अपनी जमीन उसके यहाँ गिरवी रखी थी, अब उसे पूरा बेच दूंगा। आपको जो भी करना है करो, लेकिन मुझे कल ही पैसे चाहिए। रवि वहां से चला जाता है। तभी उसकी माँ उर्मिला वहां आ जाती है। क्या हुआ जी रवि बेटा, क्या कह रहा था? और आप किस जमीन की बात कर रहे थे? कुछ नहीं, वो रवि को कल पेपर देने के लिए शहर जाना था, तो वो कुछ पैसे मांग रहा था, तो मैंने उसे कल पैसे देने के लिए कह दिया है। हाँ, तो आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? वो मैंने जो अपनी जमीन धनीराम सेठ के यहाँ गिरवी रखा था, मैं उसे कल बेच दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? एक खेत ही तो हमारे पास बचा था जो आपने गिरवी रख दिया था। अब आप कह रहे हो कि मैं उसे बेच दूंगा। अगर हमने वह भी जमीन बेच दिया तो हम करेंगे क्या और खाएंगे क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस अपने बेटे को पढ़ाना है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने बेटे का पढ़ाई नहीं रोक सकता। आपका मन कहे जो आप करें, मुझे नहीं पता, आपका दिमाग नष्ट हो गया है। उर्मिला वहां से गुस्से में आग बबूला होकर चली जाती है। अब उर्मिला को कैसे बताऊं कि मैं रवि की पढ़ाई रोकना नहीं चाहता कल को? वह मुझे यह ना कह पाए कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं। हीरा अपने घर से सेठ धनीराम के घर की तरफ चल पड़ता है। सेठ जी प्रणाम। वो मुझे आपसे एक जरूरी काम था, अगर आप कर देते तो आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलता। कहो हीरा, मैं जो भी मदद कर सकूंगा करूंगा, बताओ क्या काम है? सेठ जी, मुझे रवि की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। हीरा, मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं? तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं बचा।
मैं तुम्हें किस आधार पर पैसे दे दूं? सेठ जी, मैंने जो आपके यहाँ खेत गिरवी रखा था, अब आप वही खरीद लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तुमने कब खेत गिरवी रखा था? सेठ कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ, तुमने जो 8 महीने पहले अपना खेत गिरवी रखा था, तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना खेत 6 महीने के अंदर नहीं छुड़ा लोगे तो वह खेत मेरा हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हो? आपने मुझसे यह कहा था कि अगर मैंने अपना खेत 12 महीनों में नहीं छुड़वा लिया तो वह आपका हो जाएगा, और अभी तो सिर्फ 8 महीने हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता हीरा, वह खेत अब मेरा हो गया है। लोग सही कहते हैं कि आपके जैसा कोई बेईमान और मक्कार इस पूरे काशीपुर गांव में नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अपना खेत छुड़वा कर ही रहूंगा। हाँ, जाओ, तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं भी देखता हूँ। हीरा उदास होकर अपने घर की तरफ चल देता है और अपने मन में सोचता है, जिस चीज का डर था वही हुआ, काश मैं सुरेश से पहले ही मिल जाता। सेठ के घर कालिया नौकर कहता है, वह मान गए सेठ जी, आपके इस दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं सब कम है। घर जाकर हीरा सारी बात अपने बेटे और पत्नी से बताता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि उस बेईमान धनीराम सेठ के यहाँ अपना खेत गिरवी मत रखो। अब देखो इसका क्या नतीजा निकल कर आया। और ऊपर से आपको मजदूरी करने का आधा पैसा देता था और आधा पैसा सूद ब्याज में ही काट लेता था। तो उसने खेत क्यों ले लिया? मुझे नहीं पता कि उसने मेरा खेत क्यों ले लिया, लेकिन मैं उससे अपना खेत छुड़ा कर ही रहूंगा। पिताजी, अब मेरा क्या होगा? 2 दिन के बाद तो मेरा पेपर है और अभी तक पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ। रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर गांव के सरपंच जी से कुछ उधार पैसे ले आऊंगा और फिर तुम आराम से शहर पेपर देने चले जाना। हीरा बेचारा उदास होकर गांव के सरपंच के पास चल देता है। सरपंच जी प्रणाम। प्रणाम हीरा, बोलो क्या काम है? आज बहुत दिनों बाद घर आए। हीरा सरपंच जी को अपनी सारी परेशानी बताता है। तब सरपंच जी कहते हैं, हीरा, मेरे पास कुछ थोड़े पैसे हैं तो तुम इसे ले लो और अपने बेटे को दे देना। अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं बैंक जाकर और पैसे निकाल लाऊंगा। सरपंच किशुन दत्त नारायण हीरा को पैसे देते हैं और हीरा उनसे कहता है, मुखिया जी, ये उपकार मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। मैं अगले ही हफ्ते आपका पैसा लौटा दूंगा। हीरा, तुम्हारे पास जब कभी भी पैसे होंगे तो तुम मुझे वापस कर देना। और हाँ, एक और बात, अपने बेटे रवि से कहना कि खूब मन लगाकर पढ़े और हमारे गांव काशीपुर नाम को खूब रोशन करें। अच्छा सरपंच जी, तो अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हीरा अपने घर आता है और अपने बेटे रवि से कहता है, रवि बेटा, ये कुछ रुपया मुझे सरपंच जी ने दिया है, ये लो और देखो, क्या तुम इतने पैसों में शहर जा सकते हो? हाँ पिताजी, मैं इतने पैसे में शहर भी जा सकता हूँ और अपना पेपर आराम से दे भी सकता हूँ। अच्छा रवि बेटा, तुम कल ही शहर जाकर अपना पेपर दे आना। और हाँ, एक बात, अपना पेपर तुम पहले खूब मन लगाकर पढ़ना, उसके बाद सही सही जवाब लिख देना। हाँ पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपना पेपर खूब मन लगाकर करूँगा। अगली सुबह बड़े सवेरे रवि बस पकड़ने के लिए बस स्टेशन खड़ा होता है और वहाँ गांव में सेठ धनीराम के यहाँ कालिया नौकर एक आदमी को लेकर आता है। सेठ जी, मैं एक डाकू हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी चोरियां और डाका डाला है। मैंने अगले ही हफ्ते शहर के एक प्रसिद्ध सोनार के घर चोरी की है, तो मुझे 4 गांव की पुलिस ढूंढ रही है। मैंने सुना है आपका इस गांव में बहुत दबदबा है। अगर आप मुझे कहीं छुपने का जगह बता देते तो आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलता। कालिया, इन मंगल सिंह जी से कहो कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता। अरे सेठ जी, आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने सोनार के यहाँ से 8 लाख रुपए की चोरी की थी। अगर आप मेरा काम कर देते तो 50% आपका हो जाता और 50% मेरा हो जाता। अब की ना डाकू वाली बात, मैं तुम्हें गांव के बाहर वाले जंगल में एक ऐसी गुफा दिखाऊंगा जहां तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। सेठ धनीराम डाकू को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाता है और एक बहुत ही पुराना गुफा दिखाता है। ये लो मंगल, तुम्हारे छिपने का अड्डा। अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और ना ही देख पाएगा। सेठ जी, अगर कहीं मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा जिससे अगर तुम्हें कोई देख भी लेगा तो तुम आसानी से बच जाओगे। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तुम जरा संभल कर और सतर्क होकर रहना। और एक बात, शाम तक मेरे घर पैसे पहुंच जाने चाहिए।
सेठ धनीराम वहाँ से चला आता है और यहाँ हीरा अपनी बीवी उर्मिला से कहता है, उर्मिला, रवि बेटा तो हमारा शहर चला गया, लेकिन अब मुझे कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आप सही कह रहे हैं जी। अगर आपने जल्दी से कोई काम धंधा नहीं ढूंढा तो हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो उर्मिला, मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगली सुबह हीरा काम की तलाश में दूसरे गांव में जाता है और हीरा एक दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है, अरे दुकानदार भाई साहब, क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं भाई, मेरे यहाँ आपको कोई काम नहीं मिल सकता। हीरा बेचारा दूसरे दुकान पर जाता है और वही बात दोबारा दोहराता है। हाँ भाई, काम तो मिल सकता है, लेकिन वेतन थोड़ा कम रहेगा। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है भाई, आप मुझे जितना भी वेतन देंगे मैं उतने में ही अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन एक बार आप मुझे काम बता देते तो अच्छा रहता। घबराओ मत, काम ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। बस तुम्हें करना क्या है, मेरे दुकान का सामान मैं जहां कहूंगा तुम्हें वहां बैलगाड़ी से लेकर जाना है। बस इतना ही काम तुम्हें करना है। ठीक है मालिक, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कब से आपके दुकान पर काम करने आऊं? 2 दिन बाद मंगलवार है, तो तुम ऐसा करो कि मंगलवार से ही तुम काम पर आओ, दिन भी अच्छा रहेगा। सप्ताह बीतता है, मंगलवार का दिन आता है। हीरा दुकान पर पहुंचता है, कुछ महीना दुकान पर काम करता है। अचानक एक दिन गांव का एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आता है। क्या हुआ हरिया, तुम इतना तेज भागते हुए क्यों आ रहे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या, या कोई मर गया है तुम्हारे यहाँ? जरा आराम से आओ। लेकिन नहीं, जब देखो तब तुम भागते हुए मेरे ही पास आ जाते हो। सरपंच जी, बात यह है कि मैं आज सुबह सुबह जंगल की तरफ जा रहा था तो मुझे एक लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो हरिया, कहीं तुम आज सुबह सुबह दारू तो नहीं पी लिए? नहीं सरपंच जी, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में वहां एक लाश देखी है। ठीक है हरिया, अगर तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो हम वहां जरूर चलेंगे। सरपंच किशुन दत्त नारायण और गांव के कुछ लोग हीरा के साथ चल देते हैं। कुछ ही देर में वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। लाश को देखकर सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरपंच जी कहते हैं, अरे इसे किसने मारा? ऐसा मारा है कि पूरा चेहरा का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? तभी वहां गांव का खड़ा हुआ एक आदमी कहता है, सरपंच जी, मुझे लगता है किसी जंगली जानवर ने नोच कर मार डाला है। सरपंच जी, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि इसे किस जानवर ने मारा है या फिर इसकी मृत्यु हुई है। हाँ बताओ हीरा, हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी मृत्यु हुई है या फिर इसे किसी जानवर ने मारा है? सरपंच साहब, हम पुलिस को बता देते हैं, वह लोग पता लगा लेंगे कि इसे किसने मारा है, जानवर ने या फिर इंसान ने। तुम पागल हो गए हो क्या हीरा? अगर हम पुलिस को बताएंगे तो पुलिस सबसे पहले पता करेगी कि इसे सबसे पहले किसने देखा है, और इसे सबसे पहले तुमने ही देखा है। इसलिए पुलिस तुम्हें ही पकड़ कर लेकर जाएगी और तुमसे पूछताछ करेगी। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरा एक दोस्त है, वह इन सब में एक्सपर्ट है, उसी को बुलाता हूं। वह तुरंत पता कर लेगा कि इसे किसने मारा है, इंसान ने मारा है या फिर किसी जानवर ने। और तुम अपनी जुबान बंद रखना, नहीं तो तुम खुद ही फंसोगे और हम लोगों को भी फांसाओगे। सरपंच अपने दोस्त को बुलाता है और सरपंच सारी घटना अपने दोस्त को बताता है। सरपंच जी, आप घबराइए मत, मैं इस बॉडी को लैब में ले जा रहा हूँ। शाम तक आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और कंफर्म पता चल जाएगा कि इसका कत्ल हुआ है या फिर इसे किसी जंगली जानवर ने मारा है। इतना कहकर सरपंच का दोस्त बॉडी को लेकर लैब में पहुंच जाता है। शाम होती है। रघुवीर रिपोर्ट लेकर सरपंच के घर पहुंचता है। आओ दोस्त, क्या हुआ? पता चला कि इसे किसने मारा है? हाँ मुखिया जी, पता चल गया इसे किसने मारा है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इसे किसी जानवर में नहीं बल्कि किसी इंसान ने मारा है और बड़ी ही बेदर्दी से मारा है। तो दोस्त ये बताओ, हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि इसे किसने मारा है? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसे किसने मारा है। कोई तो रास्ता होगा पता करने के लिए। सरपंच जी, एक ही रास्ता है उस हत्यारे का पता लगाने के लिए। वह कौन सा रास्ता है दोस्त जिसके द्वारा हम हत्यारे का पता लगा सकते हैं? हमें किसी न किसी तरह
उस हत्यारे को पकड़ना होगा, नहीं तो वो और लोगों को मारने लगेगा। सरपंच जी, हम बहुत जल्द उस हत्यारे का पता लगा लेंगे। उस हत्यारे को कैसे पकड़ना है, सरपंच को सारी बात उसका दोस्त बताता है। हाँ दोस्त, समझ गया मैं। वीरू जाकर गांव वालों को बता दो, कल सुबह सभी लोग पीपल के पास आए, हमें उन लोगों से जरूरी बात करनी है। जी सरपंच जी, अभी जाता हूँ और गांव वालों को संदेश देता हूँ। द्वारपाल जाता है और सारे गांव वालों को बताता है। दोस्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कत्ल से गांव वालों का क्या लेना देना है। सरपंच जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कत्ल इसी गांव वालों में से किसी एक व्यक्ति ने किया है। अच्छा सरपंच जी, मैं जा रहा हूँ, कल सुबह मिलेंगे। अगली सुबह होती है, सभी लोग पीपल के पास पहुँचते हैं। गांव वालों, बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति की लाश मिली है। उस व्यक्ति के जांच के मुताबिक पता चला है कि उसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने मारा है, और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसकी हत्या किसने किया है, और हम दोनों को भी पता है कि उसकी हत्या किसने किया है। इसलिए आप सबकी भलाई इसी में है कि वो जो भी हो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलाना पड़ेगा और फिर उसे पुलिस के हवाले सौंपना पड़ेगा। सरपंच जी, हत्यारा नहीं निकलेगा, आप जल्द से पुलिस को बुलाएं। ठीक है दोस्त, अभी बुलाता हूँ। तो गांव वालों, एक बार मैं और कह रहा हूँ कि वो जो भी हो जल्दी से सामने निकल आओ, नहीं तो पुलिस जब आएगी तो बहुत मार मारेगी। इन लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। मुखिया जी, आप जल्दी से पुलिस को बुलाएं। रुकिए सरपंच जी, उसे मैंने ही मारा था। हीरा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र खेला, हमारे साथ उस आदमी के हत्यारे तुम थे, और तुम ही हमारे पास न्यूज लेकर आए कि सरपंच जी, मैंने जंगल में लाश देखा है। मान गए हीरा तुमको, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? उस बेचारे को आखिर तुमने क्यों मारा? हीरा, तुम दिखने में तो बहुत भोले भाले लगते हो। सरपंच जी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने उसे मारा। उससे मैंने 2000 रुपया उधार लिया था। मैं जो भी कमाता था उसी को ले जाकर दे देता था, लेकिन उसका ब्याज और बढ़ता ही जा रहा था। जब मैंने देने से मना कर दिया तो उसने धमकी दिया कि मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। तो बताइए मुखिया जी, मैं क्या करता? उसने तुम्हारे साथ गलत तो किया हीरा, लेकिन तुमने भी बहुत बड़ा अपराध किया है। हीरा, तुम्हें उसे जान से नहीं मारना चाहिए था। अगर वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था तो तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। मैं कुछ ना कुछ जरूर करता, लेकिन तुमने उसे जान से मार दिया, इसीलिए तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर मुखिया